नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम G7 शिखर सम्मेलन 2025 की चर्चा करेंगे, जो 15 से 17 जून को कनानास्किस, कनाडा में हुआ। यह 51वां सम्मेलन वैश्विक तनावों से प्रभावित रहा, जिसमें ईरान-इजराइल युद्ध और ट्रंप का नाटकीय जल्दी प्रस्थान शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुर्खियां बटोरी, तो आखिर क्या थे मुख्य परिणाम? चलिए, हर बड़े हाईलाइट पर नजर डालते हैं। G7 शिखर सम्मेलन, जो कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने आयोजित किया, ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के नेताओं को एक साथ लाया, जिसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल किया गया। मोदी 16 जून को कैलगरी पहुंचे, जो उनके छठियों बार G7 में शामिल होने और पिछले दशक में पहली कनाडा यात्रा थी। उन्होंने वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर जोर दिया और कनाडा, जर्मनी, इटली और यूक्रेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत कनाडा के ठंडे संबंधों के बावजूद कार्नी के निमंत्रण ने पिघलाव का संकेत दिया, जिसमें दोनों देशों ने उच्चायुक्तों की बहाली पर सहमति जताई। मोदी की मौजूदगी ने भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को रेखांकित किया, जो अब 4 G7 सदस्यों से। सम्मेलन का एजेंडा ऊर्जा सुरक्षा, AI विनियमन और वैश्विक व्यापार ईरान-इजराइल संघर्ष से प्रभावित हुआ, जो अब छठे दिन में है। इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों में 585 लोग मारे गए, जबकि ईरान के मिसाइल हमलों में इजराइल में 24 मौतें हुईं। G7 नेताओं ने संयुक्त बयान में तनाव कम करने की अपील की, लेकिन युद्ध विराम की मांग से परहेज किया, इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए, और घोषणा की कि ईरान के पास कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। जर्मन चांसलर फ्रीडरिख मेरेज ने इजराइल के हमलों को दुनिया के लिए गंदा काम कहा, जबकि ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजराइल को सजा देने की कसम खाई। तेल की कीमतें 4% बढ़ गईं, जिससे वैश्विक आर्थिक चिंता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुर्खियां बटोरीं, जब उन्होंने 16 जून को सम्मेलन से जल्दी प्रस्थान किया, ईरान-इजराइल संकट का हवाला देते हुए। उन्होंने G7 बयान पर हस्ताक्षर किए, हालांकि शुरुआती विरोध के बावजूद, लेकिन उनके ट्रुथ सोशल पोस्ट में तेहरान की निकासी की चेतावनी ने अमेरिकी हमले की आशंका जताई। ट्रंप ने युद्ध विराम की मांग से इनकार किया, जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के दावों के विपरीत था, जिससे इटली की जॉर्जिया मेलोनी का वायरल आंख मूंदना हुआ। इस बीच मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के अल्बानीज, जापान के इशिबा और दक्षिण अफ्रीका के रामाफोसा के साथ उत्पादक वार्ता की, जिससे भारत की वैश्विक साझेदारी मजबूत हुई। ट्रंप के प्रस्थान का मतलब था कि उन्होंने मोदी और यूक्रेन के जेलेंस्की के साथ बैठकें मिस कर दीं, जिससे कार्नी ने बचे हुए नेताओं को एकजुट करने की। परेशानियों के बावजूद G7 ने AI विनियमन, महत्वपूर्ण खनिजों और मानव तस्करी के खिलाफ एकजुटता दिखाई। मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई की मांग की, इसे मानवता का दुश्मन कहते हुए, और राज्य प्रायोजकों की जवाबदेही की बात की। कनाडा ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन की सैन्य सहायता प्रतिबद्ध की, जिसमें जेलेंस्की ने रूस पर अधिक प्रतिबंधों की मांग की। मोदी के क्रोएशिया के लिए प्रस्थान के बाद सवाल उठता है, क्या G7 वैश्विक संकटों पर एकजुट हो सकता है, या ईरान-इजराइल जैसे तनाव प्रगति को बाधित करेंगे? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में। धन्यवाद दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की इस समीक्षा को देखने के लिए। अधिक जानकारी के लिए nytimes.com या indiatoday.in चेक करें। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि रोज के अपडेट मिलें। अगली बार मिलते हैं, जानकारी रखें और बातचीत जारी रखें।